नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 12 में जो इस बार बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं 2026 में 25 चल रहा है, 26 में शुरुआत में पेपर होता है। तो 12वीं क्लास में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होंगे जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं आज इस वीडियो को बहुत ही खास बनाने वाला हूं, या इसके बाद जितने वीडियो आएंगे सबके लिए खास है। ठीक है ना? क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं, और हर चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छे अच्छे सवालों की बात करेंगे। ठीक है ना? तो आज हमारा पहला वीडियो है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके केवल न्यूमेरिकल की बात करेंगे। और ये आपका पूरा फुल एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। आपको मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि न्यूमेरिकल, क्योंकि जहां पर मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, चाहे वो कोचिंग में हो चाहे स्कूल में हो, वहां के बच्चे हमसे कहते हैं सर न्यूमेरिकल में हमको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खास करके बायोलॉजी वाले पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे भाई, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल की चीजें केवल करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों की न्यूमेरिकल की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। ठीक ना? तो न्यूमेरिकल की परेशानी दूर होगी तब जब आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। रिवीजन तब होगा जब आप पढ़ेंगे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और न्यूमेरिकल को लगाने के लिए एक बेहतरीन उपाय होना चाहिए कि हम सभी फार्मूले को इकट्ठा एक पेज पर लिख लें। फिर जब न्यूमेरिकल को पढ़े तो दिमाग ये कहे कि मुझे इस फार्मूले का प्रयोग करके सवाल को लगाना है, तो लग जाएगा सवाल हमारा। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल चैप्टर नंबर 1 का केवल अभी फार्मूला लिखा है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में जितने फार्मूले पढ़े उसको एक बार देख लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे एक एक न्यूमेरिकल पे। लगभग आपको जो है 20 से 30 न्यूमेरिकल कराया जाएगा। एकदम अच्छे क्वेश्चन रहेंगे और समझ में आपको आएंगे। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल की झंझट आप लोगों के दिमाग से निकल जाए। ठीक ना? तो आइए हम लोग देखते हैं पहले एक एक नजर में कि न्यूमेरिकल लगाने के लिए कौन कौन सा फार्मूला हमने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 1 में, और उसके आधार पर सवाल कैसे बनेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसमें आपका आवेश सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि आवेश होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। तो आवेश निकालने का फार्मूला होता है Q बराबर NE, जहां पर Q बेटा आपका आवेश है और N आप मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। देखो फार्मूले में जो सिंबल यूज होने वाला है, जैसे यहाँ पर N है, यहाँ पर E है, ये क्या बताता है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि N आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो सबसे पहला फार्मूला तो आपने ये पढ़ा था आवेश निकालने का, Q बराबर में NE, है ना? उसके बाद हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम पढ़े थे। कूलाम के नियम में बेसिकली कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य कार्य करता है, और दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, उस वैद्युत बल का फार्मूला होता है Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R का स्क्वायर। जहां पर मेरे भाई जो R होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। जो R यहां पर मैंने लिखा है ये दोनों आवेशों के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। अब इसी फार्मूले में हमने जो है एक ये भी देखा था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका एक मान होता है। क्या होता है वो मान? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये याद रखना पड़ेगा कि जहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है उसका मान हम डायरेक्टली ये रखेंगे 9 × 10⁻⁹। ठीक ना? उसके बाद इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को। इसका भी एक मान होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर होता है। तो फार्मूले में जो सिंबल आएंगे उसको मैं बताते चलूंगा किसका मान क्या है और उसको हम लोग कहते क्या है। तो ये आपने जान लिया था। फिर हमने जो है एक फार्मूला पढ़ा था माध्यम का परावर्तनांक ज्ञात करने का, और माध्यम के परावर्तनांक को लोग दर्शाते हैं के से। के बराबर में होता है एप्सिलॉन बटे में होता है एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली एप्सिलॉन नॉट को तो मैंने कहा निर्वात की वैद्युतशीलता, लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट खाली है एप्सिलॉन नॉट, उसको लोग कहते हैं निरपेक्ष की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका कोई मान अभी नहीं होता है। ठीक ना? तो के माध्यम का परावर्तनांक, एप्सिलॉन निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक ना? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपने पढ़ा था क्या कि रेखीय आवेश घनत्व,
और रेखीय आवेश घनत्व निकालने का फार्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, जहां पर लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, क्यू आवेश है और एल आपका किसी तार की लंबाई है ना। फिर हमने पढ़ा पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान में ए, जहां पर ए मेरे भाई क्षेत्रफल है, सिग्मा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्यू आपका आवेश है, ये भी आपने जाना था। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर है आयतन आवेश घनत्व, इसका फार्मूला होता है रो बराबर क्यू अपान वी। रो को हम लोग कहते हैं आवेश, आयतन आवेश घनत्व, जहां पर वी आपका आयतन है, क्यू आपका आवेश है। सारी बातें जितने भी सिंबल आएंगे सबको मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करा चल रहा हूं। फिर आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको दर्शाते हैं ई से, और ई बराबर में होता है एफ बटा क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश भी कहते हैं। तो ई बराबर होता है एफ बटा क्यू नॉट, जहां पर एफ आपका वैद्युत बल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करना ही पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने का फार्मूला क्या होता है। फिर उसके बाद हमने एक हेडिंग और पढ़ी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या थी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसमें फार्मूला आया था ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। मतलब किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये था। इस पर भी न्यूमेरिकल बनेंगे और बने हैं, सवाल आए हैं, आएंगे भी, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। आगे हमने कहा कि बेटा आपने पढ़ा था बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं और टाउ बराबर में होता है पी ई साइन थीटा होता है। अब समस्या भाई ई तुमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, पी क्या है तो मैंने लिखा यहाँ पर है पी बराबर लिखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी का फार्मूला होता है 2ql होता है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं जिसमें दो आवेश रहते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, और इन दोनों आवेशों के बीच में होती है 2l होती है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला पी होता है, पी बराबर होता है 2ql। ये आपने पढ़ लिया था, बहुत सिंपल ये चीज है। फिर आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने का अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति पढ़ा था, फिर निरक्षीय पढ़ा था। तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आया था वो था 1/4πε0 इंटू 2p अपान में r का क्यूब। p मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E निकालने का फार्मूला था। फिर हमने पढ़ा था निरक्षीय वाला, तो E निरक्षीय बराबर हो गया 1/4πε0 p अपान में r का क्यूब। देखिए निरक्षीय और अक्षीय में क्या फर्क है कि अक्षीय में आपका ऊपर 2p आएगा और निरक्षीय में आपका केवल p आएगा, यही फर्क होता है अक्षीय और निरक्षीय में। और एक अक्षीय और निरक्षीय में हमने संबंध देखा था कि ई अक्षीय बराबर आया था 2 गुणे ई निरक्षीय। अक्षीय और निरक्षीय में संबंध क्या था कि ई अक्षीय बराबर था 2 गुणे ई निरक्षीय, ये फार्मूला आपने पढ़ा था, इस पर भी एक आध सवाल बने हैं, ठीक ना। बाकी ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, ई अक्षीय वाला ई निरक्षीय वाला। फिर हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, एक हेडिंग पढ़ी थी वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये वैद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है, फाई निकालने का फार्मूला होता है। तो मेरे भाई इसका फार्मूला वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए है, मतलब यहाँ पर अदिश गुणन है, और अदिश गुणन जब हटाएंगे तो आता है ई ए कॉस थीटा आता है। तो फाई ई निकालने के लिए चाहे ये वाला फार्मूला लगा दो चाहे ये वाला फार्मूला लगा दो, बात कही है, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हमने ये पढ़ा था गॉस प्रमेय पढ़ा था, गॉस प्रमेय का नियम पढ़ा था, और गॉस प्रमेय में फार्मूला आया था फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई को हमने कहा बेटा वैद्युत फ्लक्स कहा, हमने फाई को कहा वैद्युत फ्लक्स, क्यों आपका तो आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये एक फार्मूला आया था, इसी फार्मूले को कहते हैं गॉस प्रमेय, या गॉस प्रमेय में इस फार्मूले में हम लोग पढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया था, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे, उसमें 3-4 हेडिंगें थी, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल 2 हेडिंग का फार्मूला केवल लिखा है जो अपन के काम आएगा न्यूमेरिकल को लगाते समय, ठीक ना। पहला फार्मूला था कि E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपान r। लैम्डा तो मैंने कहा बेटा आपका रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा, है ना। और दूसरा फार्मूला था E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा तो आपको पता ही है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो ये 2 फार्मूला गॉस के अनुप्रयोग में मैंने लिखा हुआ है। ये आपके टोटल फार्मूले थे, टोटल इस चैप्टर नंबर 1 में टोटल यही फार्मूले हैं, इसी फार्मूले को याद रखना पड़ेगा।
हाँ, कुछ और भी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन का आवेश, तो ये तो पिछली क्लासों में पढ़ा जाता है, छोटे मतलब 11वीं में पढ़ा दिया जाता है कि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है। फिर भी मैंने लिखा यहाँ पर है प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणे, ये प्लस में होता है, ठीक ना, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वैसे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, तो वो होता है -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। और अल्फा कण, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि अल्फा कण जो होता है, इस अल्फा कण पर आवेश की जो मात्रा होती है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश ये है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश जब लेंगे तो अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वैसे ये भी पिछली क्लासों में पढ़ाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम होता है। उसी प्रकार प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारा होता है 1.6 गुणे 1.67 गुणे 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो इतने सारे फार्मूले हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिए थे। उसी को पढ़ने के बाद जो फार्मूले हमने पढ़े थे, उसी को पढ़ने के बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल दिक्कत ना हो। आप एक काम करिएगा कि एक पेज पर जितने भी मैंने यहाँ पर फार्मूले लिखे हुए हैं उसको एक पेज पर लिख लीजिएगा, ताकि जब न्यूमेरिकल शुरुआत हो तो फार्मूला सामने रहे और पता चले कि हाँ मुझे इस फार्मूले का प्रयोग करना है, तो आप न्यूमेरिकल को लगा सके। ठीक मेरे भाई, एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर बातें समझ में आ जाएगी, ठीक ना। हाँ, तो ये तो न्यूमेरिकल आपका खत्म हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में कम से कम 2 न्यूमेरिकल बता दूं, ताकि कुछ आइडिया लग जाए आपको कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। ठीक मेरे भाई, तो मैं पूरा मिटा करके न्यूमेरिकल पे आता हूँ। कम से कम 2 न्यूमेरिकल इसमें बता दूंगा, ताकि बच्चों को परेशान ना हो कि मास्टर केवल आया और जो है केवल फार्मूला पढ़ा करके चला गया। नहीं, मैं 2 न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, 2 न्यूमेरिकल पढ़ाने के बाद ही आप लोगों को चीजें आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे से समझेंगे, केवल न्यूमेरिकल में बात करेंगे इस चैप्टर की। वैसे ही चैप्टर नंबर 2 आएगा, चैप्टर नंबर 3 आएगा, चैप्टर नंबर 4 आएगा, हर चैप्टर के हर न्यूमेरिकल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो 12वीं वाले बच्चे दिल थाम के बैठो, न्यूमेरिकल झंझट खत्म हो जाएगी आपकी। बस आपको इतना करना है कि जिसके पास ये वीडियो पहुंचे वो वो लोग क्या करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि 12वीं में पढ़ने वाले हर एक बच्चे का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक ना। तो मैं अब इसको मिटा करके 2 सवाल पे आता हूं और 2 सवाल आपको बता देता हूं कि सवाल हमारा कहता क्या है। ठीक है, मिटाता हूं इसको। तो प्यारे साथियों, हमने अभी जो है जितने भी फार्मूले थे चैप्टर नंबर 1 में उसको हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद हमने कहा था कि 2 सवाल आप लोग बताया जाएगा ताकि पकड़ बनी रहे आप लोगों की। तो मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। इसलिए लिखा है ताकि सवाल की पकड़ बनी रहे और सवाल आप लोग आगे भी कंटिन्यू लगा सके जब लोग पढ़ाया जाए वीडियो को, तो बनाया जाए वीडियो को। तो अब आइए देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका आप लोग बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा, ताकि न्यूमेरिकल आपकी पकड़ में आए, ठीक ना। और जो जो फार्मूला आपने लिखा है उसको एक पेज पर लिखने के बाद ही न्यूमेरिकल को लगाइएगा मेरे भाई, पहले बता दे रहा हूँ। या तो न्यूमेरिकल पढ़ लेनी पड़ेगा कि सवाल हमारा कह क्या रहा है। तो एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल है, एक ये हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा, कह रहा है क्या यहाँ पर कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है। मतलब जो चालक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4000 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात ये 4000 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, इलेक्ट्रॉनों क्या दी है, संख्या दी है। फिर कह रहा है चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो हमें तो यहाँ पर 2 चीज पूछ रहा है, एक तो आपसे कुल आवेश पूछ रहा है और एक आपसे प्रकृति पूछ रहा है। तो प्रकृति तो हम लोग देख के बता सकते हैं भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेश होता है, वही उसकी प्रकृति है। तो प्रकृति का मतलब हो गया ऋणात्मक। यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूं मैं सोल्यूशन, बड़े आराम से देखेंगे क्या कि पहले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रखिएगा कि हम लोग एन से दर्शाते थे, मैंने अभी बताया था इसके पिछले क्लास में, क्या कि एन से दर्शाते थे। एन बराबर आपके पास दिया है 4000 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे 3 जीरो लिखेंगे, गुणे 10 के घाते 3, अगर 5 जीरो होता तो 10 के पावर 5, ऐसे लिखते हम लोग।
उसके बाद फिर कह रहा है कि कुल आवेश ज्ञात कीजिए। कुल आवेश का मतलब हमें क्यू निकालना है, क्यू बराबर में क्वेश्चन मार्क, और एक आपको इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति बराबर में मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या, क्वेश्चन मार्क। तो प्रकृति तो बड़े आसानी से बता सकते हैं, इसको है प्रकृति, ठीक ना, ये प्रकृति होगी। तो अब आइए हम लोग पहले क्यू को निकालते हैं। क्यू निकालने का मैंने जो फार्मूला बताया था शुरू में, एकदम पहला ही फार्मूला, उसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सूत्र, और सूत्र मैंने आपको बताया था कि Q बराबर में होता है N इंटू ई होता है। ई आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, मैंने लिखवाया भी था, इसी का प्रयोग करना हमको है। तो आएगा Q बराबर N का मान ये लिखेंगे, कितना दिया है, 4 गुणे 10 के घाते 3, और गुणे जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये मैंने आपको बताया था, आवेश इलेक्ट्रॉन का वो होता है मेरे भाई 1.6 गुणे 10 के घाते -19 होता है। अब गुणा भाग कर लिया, गुणा कर लिया जाए इसका, तो गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, 4 का गुणा हम 16 में करेंगे, मतलब 1.6 में करेंगे, तो 16 चौके 64 आएगा आपके पास, 64.1 अंक के बाद है, तो आएगा आपके पास, एक अंक के बाद दशमलव लग गया, 6.4 गुणे हाई 10 के घाते -19 दिया है, 10 घाते यहाँ पर 3 दिया है, तो एक घटेगा, तो आएगा आपके पास 10 के घाते माइनस में 16, और ये जो आपका आंसर आएगा मेरे भाई, ये कूलाम में आएगा। किस में आएगा, कूलाम में। यही हमारा आंसर है, ठीक ना, पहला ही आंसर। अच्छा, अगर इसकी प्रकृति बतानी है, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जितने में होंगे सब के सब ऋणावेश होते हैं। इसका मतलब प्रकृति इसकी ऋणात्मक होगी या ऋणावेश होंगे, ऋणात्मक कह लिया जाए, ऋणात्मक, बस इतना ही करना है, और इसके आगे इसमें कोई बात नहीं करनी है। तो पहले क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया, ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा थोड़ा सा इससे टफ है, धीरे धीरे हम लोग टफ की ओर बढ़ेंगे, तभी ना बड़े बड़े सवाल लगाएंगे मेरे भाई। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 घाते -18 कूलाम का धनात्मक आवेश है, आवेश दे रखा है, वो भी धनात्मक है। तो मैं इसको लिखता हूं यहाँ पर क्या, कि जो दिया है उसको पहले लिख लिया जाए। क्या दिया है, आवेश दिया है, आवेश को दर्शाते हैं क्यू से। क्यू बराबर में हमारे पास है 2.4 गुणे 10 के घाते माइनस में 18 कूलाम, ये दे रखा है मेरे भाई, कूलाम ये दे रखा है। अब फिर कह रहा है क्या कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। हमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बतानी है या कमी बतानी है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, n बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये आपका है, ठीक ना। अब आइए देखिए ध्यान से, n का मान निकालेंगे, q का मान दिया है, n का मान हमें निकालना है, तो हम इसी फार्मूले का फिर से प्रूव कर ले। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, सूत्र, जो सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना, एक सूत्र पे कम से कम 2-2 सवाल रहेगा आपका। सूत्र क्या होता है मेरे भाई, होता है Q बराबर में होता है N इंटू ई। ई तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। लिखेंगे अब Q का मान हमारे पास ये दिया है, कितना दिया है वो, ये दिया है 2.4 गुणे 10 के घाते -18 बराबर, यन निकालना है, यन गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ये यन का मान निकालेंगे, ये पूरी वैल्यू जाएगी बटे में, तो हमारे पास आएगा, इसलिए आएगा यन बराबर, ये बटे में जाएगा, तो ऊपर आएगा 2.4 गुणे 10 के घाते -18, और बटे में आ गया 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ये हमारे पास मिलेगा कुछ। अब देख रहे हैं यहां भी एक अंक के बाद दशमलव है, ऊपर भी दशमलव बाद है, तो दशमलव दशमलव आपका खत्म हो जाएगा, दशमलव खत्म हो गया है ना। तो ऊपर आएगा आपका 24 बटे में 16, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अर्थात आएगा n बराबर, ऊपर आ गया 24 और बटे में 16, ये मिला। फिर गुणे देखिए ध्यान से, गुणे ऊपर था आपके पास 10 घाते -18, 10 के घाते माइनस में 18, गुणे हाई आपकी घात नीचे माइनस है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर, तो ऊपर ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है, धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक, और अगर ऋणात्मक है तो हो जाएगा धनात्मक। ऊपर जाने पर ये आएगा 10 के घाते 19 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये कट रहा है, किससे कटेगा, तो मेरे ख्याल से 8 तरीके 24, ये कट जाएगा 8 से, 8 दूना के 16,
8 त्रिके 24, ये 3 हो गया। तो n बराबर हमारे पास आ गया 3/2 गुणे 10 के घाते, हाई घटाएंगे तो आपका मेरे ख्याल से 1 बचेगा, है ना। भाग करेंगे तो आएगा n बराबर हो जाएगा 1.5, 2 से भाग करने पे 3 में 1.5 आएगा। आग गुणे आपका जो है 10 दिया है, 10 की पावर में 1 का मतलब वो 10 हो गया। भाग करने में शून्य खत्म जाएगा तो आएगा n बराबर हो जाएगा केवल 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये पूछ रहा है कि अधिकता होगी या कमी होगी। तो एक बात सुनो ध्यान से, धनात्मक आवेश, धनात्मक का मतलब ये हो गया मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों की हमेशा कमी होती है तब धनात्मक होता है, और अगर ऋणात्मक आवेश होते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे अगर किसी तत्व के ऊपर जो है धनात्मक है, सोडियम लिया मैंने, सोडियम के ऊपर प्लस है, इसका मतलब सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तभी प्लस आया होगा। और अगर ऋणात्मक है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश है, धनात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन कमी होगी? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या बच्चे कमी है, ये ध्यान देना है। आपका ये दूसरा आंसर भी मिल जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन मैंने कहा था आप लोगों से बताने के लिए, फिलहाल मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बता दिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो सभी साथी जम करके एकदम शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि हाँ न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है, बढ़िया से हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी पढ़ाई मजबूत करेंगे, ठीक ना। मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सभी साथियों से मैं लेना चाहूंगा अलविदा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।